दीप एक्सप्रेस न्यूज के स्टूडियो में मैं जसदीप बेदी आज रूबरू कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स से आपका रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्हें आप अक्सर हमारे इस चैनल में देखते हैं। मेरी मुराद दीप एक्सप्रेस न्यूज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार तेजेंद्र सिंह वालिया जी से है। तेजेंद्र सिंह वालिया जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनकी शख्सियत पर हम परत दर परत इस कार्यक्रम में पर्दा उठाएंगे। वालिया साहब, आपका अपने ही स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद बेदी जी। मैं धन्यवाद इसलिए शुरू में बोल रहा हूँ कि आपने बहुत देर से हमारे व्यूअर्स बार बार कह रहे थे कि हमारे पास मैसेज भी कहीं आ रहे थे व्यूअर्स की जानकारी के लिए। बेदी जी, मैं बीच में बात कर रहा हूँ कि हु इज़ तेजिंदर वालिया। कई लोगों ने अम्बाला के तो जानते ही हैं, बाहर के लोगों ने तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेदी जी इसका क्या हल किया जाए। तो हमारी टीम ने पूरी ने बैठ के किया कि एक दिन रूबरू में वालिया जी आपको ही लेकर आएंगे। तो आज वो आपका वो कहना कथनी आपका सपना वो पूरा हुआ, आप मुझे ही इस प्रोग्राम में लेके आए। वालिया जी, मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, आपका जो सफ़र है ये कल्चरल प्रोग्रामों से लोगों में एक आपकी पहचान बननी शुरू हुई थी जी। तो मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। जो आपका रंगमंच का सफ़र था जी, वो कैसे शुरुआत हुई? क्या स्कूल लेवल पे ही उसकी शुरुआत हो गई? बेदी जी, बहुत आपने अहम सवाल, मेरी ज़िंदगी का अहम सवाल पूछा कि रंगमंच। मैं ये कहूँगा कि तेजिंदर वालिया रंगमंच के बगैर मैं अधूरा सा हूँ। और आपको ये शायद पता हो, अपने दर्शकों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 4th क्लास, अब तो इंग्लिश में बातें होने लगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, जब हम पढ़ते थे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जमात के अंदर मैं था। और मेरी जो शिक्षा है वो खालसा हाई स्कूल से है, मेरी जो पढ़ाई सारी। और मैं 4th क्लास के अंदर था। हमारे एक मास्टर हुआ करते थे सरदार अमीर सिंह जी, वो पंजाबी के टीचर थे। तो उस वक्त क्या था कि गुरपुरब मनाया जाता था स्कूल के अंदर, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का। खैर अब भी मनाते हैं, लेकिन उस वक्त वो काफ़ी हाई लेवल पे स्कूल में मनाया जाता था। तो मुझे सबसे पहले उन्होंने शब्द गायन के अंदर लिया था। मैं 4th क्लास के अंदर था और शब्द भी मुझे आज तक याद है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ये शब्द था जो मेरी ज़िंदगी, अगर हम कहें यहाँ से रंगमंच की अगर बात करें कि रंगमंच में हर एक चीज़ आ जाती है, यहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद बेदी साहब मैं 4th क्लास के अंदर था। हमारे पीटी हुआ करते थे उस वक्त, भूषण, भारत भूषण जी, खालसा स्कूल में। उन्होंने 4th क्लास के अंदर मुझे भंगड़े के अंदर लिया था, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी और उनको एक छोटा बच्चा चाहिए था जो जैसा पिरामिड बनाते हैं भंगड़े के अंदर, वो गड्ढे बनाने, गड्ढे के ऊपर खड़ा, जो सबसे ऊपर खड़ा होता है बच्चा। तो मुझे याद है कि वो भी मैं किया करता था। 4th के अंदर भंगड़े में था। और बेदी साहब 4th के बाद, क्योंकि 4th के अंदर ही हमारा भंगड़ा जो था स्टेट लेवल पे हमारा फर्स्ट रहा था उस वक्त, खालसा स्कूल का भंगड़ा। वह फिर तो मशहूर हो गया था। 10वीं तक मैं भंगड़े में, स्कूल के भंगड़े में था, लीड करता रहा खालसा स्कूल का भंगड़ा। और स्टेट लेवल पे बेसा उस वक्त कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश है, दशहरे पे वहाँ मेला लगता है बहुत बड़ा। हमारे स्कूल की टीम वहाँ जाया करती थी कुल्लू के मेले में। और उस वक्त हम तो छोटे छोटे थे, हमें इतना नहीं पता था कि जो आगे बढ़ते गए 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमारे स्कूल का सिर्फ भंगड़े की टीम ही जाती थी और स्कूलों की भी जाती थी पुलिस लाइन में। तो भंगड़ा शुरू से मैं करता रहा। और जब मैं 5th क्लास में पहुंचा उस वक्त हमने एक प्ले किया था हमारे स्कूल ने, चाइना वार पे था वो प्ले। और उसमें मुझे एक सिख सोल्जर के बेटे का रोल मिला था कि कैसे मंजीत सिंह जो यहाँ पे कपड़ा मार्केट में जिनकी दुकान है अब भी, उन्होंने वो सोल्जर का रोल किया था और मुझे उनके बेटे का रोल मैंने किया था। वो बहुत लोगों ने बहुत सराहाया। उस वक्त तो कह रहे टीवी का इतना नहीं था। और वो प्ले हमने कई जगह किया और प्ले काफ़ी वो 1 एक्ट प्ले था उसमें। तो वैसा उसके बाद फिर कुछ ऐसी ललक लगी, कुछ ऐसा थिएटर का मुझे शुरू से ही रहा कि छोटे होते ही सरदार भाग सिंह के कॉन्टेक्ट में मैं आया।
उस वक्त 9th क्लास के अंदर में था, तो उनके साथ प्ले करने का चंडीगढ़ मौका मिला टैगोर थिएटर में। उनके बाद उनके बहुत प्ले किए, बहुत कुछ किया विधि साहब थिएटर का। और कम से कम अगर ज़्यादा नहीं, अगर अब तक की मैं अपने थिएटर की बात करूं, कोई 62 जो मेरे पास लिखे हुए हैं, 62 प्ले में आप डायरेक्ट करा चुका हूँ। 62 प्ले, जिसके अंदर फुल लेंथ प्ले भी हैं, जिसके अंदर 1 एक्ट प्ले भी हैं, जिसके अंदर स्किट्स भी हैं, बहुत कुछ विधि साहब थिएटर का। मैं ये तो अपने दर्शकों को हम बता ही चुके हैं कि आपकी ये जो शुरुआत है ये स्कूल लेवल से हो गई जी। कॉलेज में आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और वहाँ पे जो ये सफर था आपका वो कैसे जारी रहा, कुछ ये भी बताएं। हाँ, बेदी साहब 10वीं करने के बाद मैं एस.ए. जैन कॉलेज अम्बाला शहर में मैंने प्रेप, हमारे समय प्रेप हुआ करती थी, प्रेप में एडमिशन ली। और शुरू से ही जैसे जब कॉलेज में एडमिशन लेने गए, कॉलेज में उस वक्त लास्ट ईयर था, मुनीलाल प्रिंसिपल हुआ करते मुनीलाल जैन। हाँ, श्री मुनीलाल जैन जी, जिनकी छत्र छाया में मैंने एडमिशन ली। जब उन्होंने देखा, क्योंकि नाम उन्होंने, होता ही है कि जब बच्चा कोई स्कूल से जाए तो उसके अचीवमेंट के बारे में पूछा। और वी.एस. कुमार हुआ करते थे पंजाबी के लेक्चर, कुमार साहब। मेरे फादर साहब भी जैन कॉलेज में पढ़े हुए थे, सरदार जोगिंदर सिंह अहलूवालिया, वो भी जैन कॉलेज की प्रोडक्ट थे। और वी.एस. कुमार जी के वो मेरे फादर साहब भी स्टूडेंट रहे। कुंदन लाल जी साइंस के थे, मेरे फादर साहब उनके भी स्टूडेंट रहे थे। तो इस वजह से जब मैं सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेने गए, वीर संत कुमार जी से मिले, तो उन्होंने जब मेरे सर्टिफिकेट, स्कूल के सर्टिफिकेट देखे, वो बहुत खुश हुए। और बेदी साहब शुरू में ही उन्होंने, मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा कि तजिंदर, मुझे कहते थे, वो तेजी कहने लगे थे कि तेजी तेरी अद्धी फीस ना ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ठीक पढ़ना है। तो इसी तरह भंगड़े का ते थिएटर का, क्योंकि मुझे बोलने का भी शौक था, डिबेट के अंदर, डेक्लामेशन के अंदर। तो सबसे पहले जब मैं प्रेप में गया जैन कॉलेज में, पोइट्री के अंदर वीके, जिनका मैं नाम है वीर संत कुमार जैन जी, उन्होंने मुझे पहली पोइम तैयार करवाई थी। वो मैंने माँ के ऊपर पोइम लिखी थी। इस तरह चलता गया था। तो कॉलेज में भी आपने यूथ फेस्टिवल जो होते हैं उसमें भी भाग लिया होगा, और उसमें कुछ जो यादगार नाटक हैं उनका जिक्र जरूर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बेदी साहब, आपने कॉलेज की बात की, मैं कॉलेज की बताऊं। हमारे समय में प्रेप होती थी, प्रेप के बाद 3 साल में बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता था, 4 साल में होती थी। लेकिन मैंने 5.5 साल में बीए कंप्लीट की। आपको बताऊं, ये नहीं कि मैं स्टडी में माड़ा था, लेकिन कई वहाँ पे प्रोग्राम ऐसे थे कि एक तो 26 जनवरी को मैंने लीड किया था, मैं एनसीसी में था। हमारे सिंगला जी, सीएल सिंगला जी एनसीसी के हमारे इंचार्ज थे। और मैंने एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर में रहा हूँ जैन कॉलेज में, दिल्ली में मैंने परेड लीड की है। और शायद जैन कॉलेज का मैं पहला स्टूडेंट था। उस वक्त टी.आर. जैन जी हमारे प्रिंसिपल थे। वो फर्स्ट टाइम वो प्रिंसिपल जब बने, तो एनसीसी के अंदर, मैं बात दूसरी तरफ ले गया, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। एनसीसी का हमारा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था कनाडा जाने का, तो मुझे वहाँ कनाडा जाने का भी मौका मिला। शायद उस वक्त मैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का एकमात्र अकेला स्टूडेंट था एनसीसी का, सीनियर अंडर ऑफिसर, जो कनाडा गया। और मेरा सारा जो खर्चा था, सारा कॉलेज के तरफ से वो खर्चा दिया गया। और आपने बात की कोई यादगारी लम्हे कॉलेज के तो मैं कहूँ कि एक दिन ही मेरा यादगारी रहा कॉलेज के अंदर। अगर बात करें बेदी साहब के प्रेप में, तो ज़रूर मैंने फीस दी जो कॉलेज की लगती है। उसके बाद शुरू में ही मैं भंगड़े में, मुझे पूनिया साहब इंचार्ज होते थे जैन कॉलेज में, आर.एस. पूनिया जी इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वो भंगड़ा टीम के इंचार्ज हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल में। तो उन्होंने कि तजिंदर भंगड़ा तो देखना है, भंगड़े में हो गए। डीपी हुआ करते थे हमारे राम गोपाल जी, तो मैं हॉकी भी खेलता था। वैसा कि आप हैरान होंगे कि भंगड़े में भी मैं था। और हमारे ड्रामा टीम के जी राजन प्रोफेसर हुआ करते थे, अब भी उनका आशीर्वाद लेता हूं जब कभी भी मिल जाएं। ड्रामा में, प्ले में 1 एक्ट प्ले हमने किया था शुरू में। मैंने उसमें नाटक नहीं किया था, हमारा नाटक नहीं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद नेशनल लेवल पे फर्स्ट आया था नागपुर के अंदर, उसका विमोचन हुआ था नाटक नहीं का, और मुझे उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और मुझे अभी तक याद है कि वो नाटक जो तैयार कराया था
हमारे अंबाला के ही एक नीरज रायजादा जी हैं, एडवोकेट नहीं, एडवोकेट के बड़े Brother. भाई हैं, हाँ। अच्छा। उनके बड़े भाई हैं नीरज रायजादा जी। उन्होंने वो प्ले तैयार कराया था और उसके अंदर डायरेक्शन में भी मिला था उनको और बेस्ट एक्टर भी मुझे गोल्ड मेडल। नीरज रायजादा जी शायद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी रहे। बिल्कुल, यूनाइटेड इंडिया में थे वो, उन्होंने वो प्ले तैयार कराया था। एक विद साहब वेद मलिक हुआ करते थे अंबाला में, उनका भी नाटकों में बहुत बड़ा योगदान रहा और उन्होंने एक प्ले करवाया था हमें, सिलसिला कब खत्म होगा, जो आजकल का माहौल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, उसके अंदर मेरा मोमडन का रोल था और सांप्रदायिक सद्भाव मेरा मुसलमान का रोल था उसके अंदर। बहुत अच्छे उसके अंदर डायलॉग थे, या खुदा ये कब खत्म होगा, इस तरह के डायलॉग थे। और उसके अंदर भी मुझे अभी तक याद है कि राठी साहब हमारे हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे कल्चर अफेयर्स के, तो उसके अंदर भी बेस्ट एक्टर का मुझे अवार्ड मिला था। और शायद मैं ये बात, जब मैंने ग्रेजुएशन की उस वक्त तक 3 बार मुझे कॉलेज के अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। एक नाटक का सिलसिला कब खत्म होगा में, एक नाटक नहीं में, एक हमने पंजाबी प्ले किया था सतलुज दियां तियां, वो हमारी डॉक्टर पाल कौर जो पंजाबी की जानी मानी हस्ती हैं, उन्होंने वो प्ले तैयार कराया था भाग सिंह का। भाग सिंह जी खुद वो प्ले तैयार कराने, भाग सिंह एक नाम है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में और थिएटर में और उसके अंदर लोक संपर्क विभाग के एक बड़े अधिकारी रहे हैं पंजाब में। तो उन्होंने जब मुझे देखा, जो सिलेक्शन करने के लिए आए बेदी साहब उस वक्त जैन कॉलेज में, मेरे हिसाब से उन्होंने सतलुज की धियां जो प्ले था, पंजाबी प्ले था, फुल लेंथ प्ले था वो, उसके अंदर जब सिलेक्शन करने हैं भी किसको लिया जाए किसको नहीं, टी.आर. जैन हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, तो उन्हें कहीं ना भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो टी.आर. जैन हमारे प्रिंसिपल को उस वक्त थोड़ा फील हुआ कि यार कोई बच्चा ही नहीं जो हर एक को ये कहीं जा रहे हैं ये नहीं। तो उन्होंने स्पेशल मुझे घर से बुलाया कि मैं उस दिन कुछ प्रॉब्लम होगी कि मैं कॉलेज नहीं गया था, मुझे पीएन बुलाने आया। मुझे याद है मेरे पास लाल रंग की साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल पे बैठ के मैं कॉलेज गया और वहाँ पे मैंने ट्रायल दिया। उन्होंने कहा यार ये बहुत बढ़िया लड़का है। और जैन कॉलेज के उस प्ले में हमें बहुत जगह वो प्ले करने का मौका मिला, क्यों कई बार जैसे जैन समाज के कई फंक्शन होते हैं तो उसके ऊपर कई अलग अलग जगह गुजरात के अंदर हमें जाने का मौका मिला कि उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा गया था, एक वो प्ले गया था। और प्रतिभा जैन जी म्यूज़िक की लेक्चरर हुआ करती थी जैन कॉलेज में, उनकी छत्र छाया में सारा हमारा वो प्ले वगैरह गया था। और वो प्ले भी बेदी साहब बहुत लोगों ने, बहुत शहरवासियों ने भी पसंद किया। वो पहला प्ले था हमारा सतलुज दियां दियां, जो हमारा दूरदर्शन के ऊपर गया था। बड़ी खुशी। आपकी बातों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैन कॉलेज का तेजिंदर सिंह वालिया को बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है कि जो आपकी शख्सियत आज उभर कर सामने आई है, उसमें उस कॉलेज के जो जिन प्राध्यापकों के आपने नाम लिए हैं और जिनका जिक्र किया है, उन्होंने जो आपकी कला को पहचाना और तराशा। बिल्कुल बेदी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि थिएटर की अगर बात करें, प्रोफेसर जी राजन, मैं फिर नाम ले रहा हूँ, उनको हम दलीप कुमार कह के बुलाया करते थे पीछे भी, और बहुत हंसी मजाक के वो माहौल रहता था हमारा। वो हमारे उस वक्त का माहौल ये था कि अपने बच्चों की तरह टीचर रखते थे बेदी साहब, कि हमारा उन्होंने कान भी खींच देने। वीर संत कुमार इतने स्टिक थे। जब पंजाबी की पोइट्री की अगर मैं बात करूं, प्ले और थिएटर के साथ साथ, भंगड़े के साथ साथ बेदी साहब मैं पंजाबी पोइट्री के अंदर जैन कॉलेज को लीड करता रहा हूँ। कॉन्टिन्यू 5 साल जैन कॉलेज के अंदर सेल्फ कंपोज जिसको हम बोलते हैं, पोइटिकल संपोजियम के अंदर पूरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जैन कॉलेज की पूरी झंडी रही जब तक मैं कॉलेज में रहा। और मेरी एक कविता तो जो वीर संत कुमार जी ने तैयार करवाई थी, उसके बाद वो कविता थी हमारी, मेरी कविता सुनावा था किसनों सुनावा बेसा। उसका ये था कि कम से कम वो पोइम, क्योंकि जैसे इंटर कंपटीशन होते हैं, कॉलेज कंपटीशन होते हैं, यूथ फेस्टिवल होते हैं और डिपार्टमेंटल कई अलग अलग कॉलेज फंक्शन कराते हैं,
उसका मैं बताऊँ आपको, चंडीगढ़ के कई कॉलेजों के अंदर, शिमला के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अमृतसर यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपके रोहतक यूनिवर्सिटी में, हर एक जगह वो जब मैं लेकर पोइम जाता था, खैर वहाँ ये हो जाता था कि मेरे साथ के ये पूछते थे कि यार तजिंदर तो नहीं में पार्टिसिपेट कर रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको इसकी एक दो पंक्तियां याद हों तो हमारे दर्शकों को जरूर सुना दें। वैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो पोइम थी कविता सुनावा तो किसनू सुनावा, और इसके अंदर मैं पंक्ति सुनाने से पहले एक आपको अहम बात बताना चाहता हूँ। हमारे एक जाना माना नाम है प्रोफेसर रतन सिंह ढिल्लों, जो कैंट एसडी कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं पंजाबी के, और आजकल जर्नलिस्ट हैं, बहुत उनका एक नाम है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरी साहब वो उधर के इंचार्ज हुआ करते थे। हमारे जैन कॉलेज से अशोक जैन प्रोफेसर, जो आजकल पीकेआर जैन वाटिका स्कूल्स के मैनेजर और सेक्रेटरी में भी मैनेजिंग कमेटी में हैं, वो हमारे इधर से जाया करते थे। प्रोफेसर पठानिया हुआ करते थे हमारे, आर.एस. पठानिया हिस्ट्री के, वो हमारे इधर से इंचार्ज हुआ करते थे। दोनों उधर से ढिल्लों साहब, पीएस पठानिया हिस्ट्री के थे वो हमारे। और हिस्ट्री में बिरसा मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उधर से रतन सिंह ढिल्लों और प्रोफेसर कंसल हुआ करते थे इंग्लिश के, वो एसडी कॉलेज की तरफ से इंचार्ज बन के आते थे। इधर से हमारे पठानिया साहब और अशोक जी जाया करते थे। और पोइट्री के अंदर ये था कि तजिंदर वालिया आ रहा है, और ढिल्लों साहब ने तो ये कहना शुरू कर दिया था, वालिया जी अब आप पोइट्री से रिटायर हो और उनको भी चांस दो। तो वो पोइम जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वैसा कम से कम ज़्यादा नहीं 100-125 बार वो मैंने अलग अलग मंचों पे, कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ, वो बोली। और ज़्यादा नहीं 110 बार उसका मेरे पास पूरी लिस्ट है। 110 बार फर्स्ट प्राइज मिला उस पोइम को। उसकी 17 तो बहुत हैं, लेकिन मैं उसको 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ जो मैंने जजिस पे लिखी थी। उस पोइम का ये था कि मैंने भगवान से भी शिकवा किया था, मैंने टीचर से भी शिकवा किया था, मैंने अपने माँ बाप से भी शिकवा किया था, सभी से शिकवा किया था। आखिर के अंदर जजिस पे आके मैंने वो चीज़ रोकी थी, जो जजमेंट पे निर्णायक मंडल के जज होते हैं। हाँ, उस पे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। बहुत इस तरह का सी फिर सब पोइट्री का चलता रहा। डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में मैं जाता था। हमारे जो आज की डेट में IAS अफसर हैं, बहुत सीनियर, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के साथ खुल्लर साहब, और वे सब खुल्लर साहब, राजेश खुल्लर साहब भी बहुत अच्छे पोइट हैं। खुल्लर साहब, मैं और एक संजीव कुमार जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में अभी रिटायर हुए हैं प्रिंसिपल, संजीव महंत, हमारी तीनों की टीम हुआ करती थी। एक हमारे साथ अलका लड़की थी, वो भी IAS कैडर में गुजरात में है वो लड़की। इस तरह हमारा 3-4 का ग्रुप हुआ करता था। और खुल्लर साहब हिंदी में बोलते थे और मैं पंजाबी में बोलता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कॉम्बिनेशन होता था कि हिंदी इंग्लिश पंजाबी के 2 लैंग्वेज में 2 बच्चे आएंगे। अगर वो दोनों का फिर मार्क्स काउंट होते थे, फिर वो प्राइज़ मिलता था। तो खुल्लर साहब के साथ भी मैंने बहुत प्राइज़ जीते हैं। वालिया साहब, आप पढ़ाई के बाद नौकरी में गए और आप पंजाब कैडर में PCS कैडर से रिटायर हुए हैं। आपकी नौकरी की बात तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब आपने रंगमंच को अपनाया और किस संस्था का आपने निर्माण किया और उस संस्था के तहत क्या गतिविधियां रही आपकी, कुछ इस बारे में भी रोशनी डालें। बेदी साहब, बहुत बढ़िया आपने बात की कि जो सा अगर हम अम्बाला की भाषा में बात करूं, अगर मैं कि ये जो रंगमंच का कीड़ा अगर लग जाए ये जल्दी जाता नहीं। तो अम्बाला के अंदर जिस वक्त हम कॉलेज में ही थे, बाल भवन जो अम्बाला में है बनना शुरू हुआ था। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे उस वक्त से, मेरे नाम अभी याद आ जाएगा उनका, दोशीवाल साहब। हाँ, दोशीवाल साहब डिप्टी कमिश्नर थे। बेदी साहब, मैंने वो ऑफिसर को
बहुत नज़दीक से, बहुत अच्छी तरह पास से देखा है। वो एक जैसे कहते हैं ना IAS ऑफिसर थे ही थे, साथ में लोगों के अपनापन भी उनके साथ बहुत था। बेदी साहब बाल भवन में जब रंगमंच बनना शुरू हुआ, रंगशाला में मैंने आप उनको टोकरी सिर पे, तसला सिर पे उठा के मिट्टी उठाते हुए आप देखा है डिप्टी कमिश्नर को, कि हमारा NSS का कैंप लगा था, उसमें हमारी जैन कॉलेज की टीम आई थी, DC साहब ने आप कैंप लवाया था। उस कैंप के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर ने जब एक कसी उठा के वहां से, क्योंकि वो खदानें थी बहुत बड़ी जहाँ पे बाल टिब्बे टाइप थे, वो देखा हुआ हमने। तो जब DC साहब को हमने ऐसा करते हुए देखा तो बहुत एक अंदर से वो हुई। हम लोगों ने खुद वहाँ बेसा कसी चला के या आप कह लो तसले उठा के रंगशाला वहाँ पे बनाई। उसके बाद चलो रंगशाला का स्वरूप हुआ और हुआ। समय के साथ साथ एक और मैं इसमें नाम लेना चाहूँगा, सीनियर IAS अफसर रमिंद्रा जाकू जी का। वो यहाँ पे SDM थे कुछ समय के लिए। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने वो भी जो थे रंगमंच के साथ उनका भी कुछ ताल्लुक रहा है। शायर हैं वो तो बहुत बड़े नामी शायर। हाँ, रविंदर जाकू साहिब। उन्होंने भी मीटिंग बुलाई जब उस वक्त यहाँ पे जो बड़े बड़े घराने हुआ, अब भी हैं खैर, मिल वाले हैं एक, उनको बुलाया। शबना नाथ जी के जो ससुर हैं वो आए यहाँ पे। हमारे जैन समाज के कई लोग आए, प्रेम भूषण जैन जी हैं जो अब तो बुजुर्ग हो गए, वो भी उस वक्त आए। डॉक्टर वेद वर्मा एक हैं अम्बाला के, वो आए। और भारत भूषण जैन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी बहुत लोगों की मदद किया, वो थे। तो उस वक्त मैंने देखा रविंदर जाखू जी SDM साहब थे, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, ऐसे बाल भवन बन रहा है ये जी, उसमें फिर। और मैं ये हैरान हुआ कि मैं उस वक्त कॉलेज से निकला था, मैं ला कर रहा था उस वक्त। वैसा पंकज शर्मा जी एडवोकेट हैं यहाँ पे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो वापस आए तो पता लगा, उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, कि बाल भवन में कोई मीटिंग चल रही है। चलो पंकज जी कहते, जैसे हम पंजाबी में कहते उंगल लगाना, कि वालिया तेनू आपको इस मीटिंग में नहीं बुलाया, तू नहीं गया, वो तो कोई मीटिंग हो रही है, चलो हम भी उसमें चले गए। तो जाखू साहब ने बैठते ही कह दी, हाँ जी, उस वक्त इतना नाम तो कोई नहीं जानता था, कि हाँ भाई आपका क्या नाम है, मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा भी मैंने आपको देखा हुआ है, और ये जो रंगशाला की कमेटी बन रही है उसमें 5 मेंबरी कमेटी में आप को साथ लिया है। भाई साहब मेरा उस वक्त खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं सबसे छोटा था, और मैंने देखा करोड़पतियों में या दूसरे लोगों में एक तेजिंदर वाले ही एक अदना सा सिपाही था। और फिर उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे बाल भवन का ऑनररी डायरेक्टर बना दिया, जो बाल भवन रंगशाला थी उसका। SC गुलाटी जो हुआ करते थे बाल भवन के सेक्रेटरी थे, और मिस्टर भल्ला थे, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। ये 2 और तीसरा मुझे उन्होंने लिया था। हम 3 लोगों ने बहुत मेहनत की। बिरसा वो लोग, उनकी इंस्पायरेशन से मैंने बहुत काम किया। आपने रंगशाला आर्ट्स के नाम पे संस्था बनाई, और वो ये कि उसका जो थिएटर जो हमने वर्कशॉप वगैरह जो शुरू की, जो लगाई, तो उसका नाम जो रंगशाला रखा गया वो रविंदर जाखू जी के द्वारा ही दिया गया था, कि इस थिएटर का नाम रंगशाला रखा जाए। तो फिर रंगशाला का मुझे उन्होंने ऑनररी डायरेक्टर रखा। फिर हमने एक संस्था बना दी थी रंगशाला आर्ट्स। प्रोफेसर RS ढिल्लों उसके प्रेसिडेंट भी रहे, आप भी उससे जुड़े रहे, आप सेक्रेटरी रहे। JP मेहता जी हुआ करते हैं हमारे, जो हरियाणा में, जिनका एक अपना नाम है। उसके बाद निफा बनी, मेरे साहब कई संस्थाएं बनी, कई आए कहीं गए, कई थिएटरों में, कई हम बात करें फिल्मों में, चलो चलता रहा। बेदी साहब जो बात चल रही थी बाल भवन की, रंगशाला की, रंगशाला में बेदी साहब रंगशाला बनने के बाद हमने वहाँ बहुत प्रोग्राम करवाए, उनमें प्ले भी करवाए, 3-3 दिन का कंपटीशन कराया, 1 एक्ट प्ले कंपटीशन करवाए, 3 दिन के डांस कंपटीशन करवाए, और बहुत कुछ बाल भवन में होता रहा हमारे वक्त। और बाल भवन के साथ साथ बेदी साहब मैंने जो प्ले करवाए उनमें हिस्टोरिकल प्ले भी बहुत मशहूर हुए हमारे मेरे जो डायरेक्ट किए हुए हिस्टोरिकल प्ले थे, जो सिख हिस्ट्री पे थे। हिंदुदी चादर, जो बहुत प्ले चंडीगढ़ के अंदर, चंडीगढ़ पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बहुत लोगों ने सराहा। इसी तरह मैंने प्ले तैयार करवाया था चमकौर दी गढ़ी प्ले भी बहुत लोगों ने पसंद किया मेरा प्ले। उसमें
अम्बाला के ही मैंने सारे कलाकार लिए थे जिन्होंने उसमें, अगर मैं बात करूं, एक प्ले था चमकोर दी गढ़ी के साथ हमारा, मैंने एक और प्ले हिस्टोरिकल प्ले कराया था हिंद दी चादर और सरंद दी कंध। इन प्लेयों के अंदर बेसाब 35 से 40 जो आर्टिस्ट थे उन्होंने उनमें रोल किया। इसके अलावा बहुत फुल लेंथ प्ले मैंने बाल भवन में बहुत करवाए, जैसे माँ पुत्र प्ले था जिसमें आपने भी रोल किया, मावा ठंडियाँ छावा प्ले था। इसी तरह अगर हम बात करें भाइये दी नूह प्ले मैंने करवाया था, जिसके अंदर आप हमारे अगर बात करें जो हमारे डायरेक्टर हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर अनिल कौशल, उन्होंने भी रोल किया था। इसी तरह बेसाब एक प्रकाश साथी का प्ले था, मुझे अभी तक याद है, इंसाफ, वो प्ले मैंने डायरेक्ट कराया था। और उसके अंदर हंसदेव जो एसडी कॉलेज के स्टूडेंट थे, बबलू एसडी कॉलेज का स्टूडेंट था, मनवीर एसडी कॉलेज के स्टूडेंट थे। उसके अंदर डीपीआरओ ऑफिस से भी कई हमारे धीमान हैं, उन्होंने भी रोल किया था। उन्होंने खुसरे का रोल किया था, मुझे अभी तक याद है। और वो प्ले भी बहुत लोगों ने, इंसाफ प्ले लोगों ने बहुत पसंद किया था। और उसके बाद हंसदेव तो बॉम्बे ही सेट हो गए और पिक्चरों में, कई पिक्चरों में, सीरियल में आए हैं हंसदेव। बबलू एनएसडी में चला गया था। तो इस तरह मैंने बहुत थिएटर का बहुत काम किया। चलो, ये तो बात थी आपकी जो रंगमंच से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उसके सफर की। ये सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हमारे कैमरामैन हमें इशारा कर रहे हैं, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तेजिंदर सिंह वालिया से आपको दोबारा से इनकी जो बहुमुखी शख्सियत है उससे रूबरू करवाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, जनता क्लॉथ हाउस, वीके पब्लिशर, मुरलीधर डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुमार स्टूडियो, अंबाला पब्लिक एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, हेयर फैशन लाइव, जीरकपुर एंड अंबाला कैंट, राम प्रसाद डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। ब्रेक के बाद एक बार हम फिर से अपने दर्शकों के रूबरू कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी सरदार तेजिंदर सिंह वालिया जी को। वालिया साहब, आपने जो अपना रंगमंच का सफर था उसके बारे में हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया ढंग से बताया। अब मैं चाहता हूं कि आप पंजाब सरकार में आपने नौकरी की, उस नौकरी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस डिपार्टमेंट में आप भर्ती हुए और आपका सफर जो है वो कैसे चला, इस बारे में कुछ जानकारी जो है हमारे दर्शकों। बेदी साहब, आपने बहुत अहम बात की। आप हैरान होंगे, कहीं मुझे अब भी मेरे यार दोस्त या हरियाणा के लोग जब मिलते हैं, हरियाणा कहीं बाहर से भी जैसे आते हैं, वो बड़ा हैरान होते हैं कि वालिया जी आपने सर्विस में भी आप थे। कहीं को ये लगता है शायद मैंने सर्विस ही नहीं की। अभी तक बड़े प्यार से कहीं मिलते हैं ऐसे लोग। वालिया जी, बेद साहब, मैं आपको बताऊं, 1984 का जो दौर गुजरा हो तरह का था, तो उस वक्त मैं ला करके हटा था, ला कर की थी मैंने। तो 85 की बातें हैं, 85-86 की 85 की बात है ये। मेरे रियल अंकल, मेरे फूफा जी एसएस बोर्ड के मेंबर थे पंजाब में। सरदार मनिंदर जी सिंह आलूवालिया, हरबंस सिंह चेयरमैन थे उस वक्त। तो मेरे फादर साहब हरियाणा के अंदर चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे और वो कई डिपार्टमेंट में रहे। मेरे फादर साहब ने बात की कि भाई ये माहौल ऐसा है, ये बात नहीं मानता, घूमता फिरता है। मेरे चलो अंकल ने कहा कि ऐसे वैकेंसीज निकली हैं पंजाब में, आप इनको अप्लाई करा दो। इंस्पेक्टर्स की थी पोस्ट। चलो उन्होंने अप्लाई की। मुझे अभी तक याद है कि ये नहीं कि मेरे रिलेटिव वहाँ पे थे या जानकार थे। बहुत इंटरव्यू बहुत सख्त हुआ बेदी जी, मुझे अभी तक याद है उनका। इंस्पेक्टर किस डिपार्टमेंट में? इंस्पेक्टर पंजाब में निकली थी पहले, सेल टैक्स एक्साइज की, और उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी मेरा कई जगह कई उसमें रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन कैसे हुई। तो उसके अंदर बेदी साहब उन्होंने पूछा, चलो नंबर पूछे, सारा कुछ पूछा। जो मेरी सिलेक्शन हुई वो हुई, मुझे जो लगा उन्होंने कहा भी एनसीसी के तूने इतने सर्टिफिकेट ले रखे हैं। सिद्धू साहब ने मुझसे पूछा, जो अभी तक मैं अपनी जो बायोग्राफी लिख रहा हूँ उसमें मैं दे रहा हूँ पूरी डिटेल में। उन्होंने मेरे से पूछा
कि आपने एनसीसी का कैंप लगाया है, बेसिक लीडरशिप कोर्स, ये क्या होता है बेसिक लीडरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक लीडरशिप कोर्स? तो मैंने कहा कि सर ये बेसिक लीडरशिप कोर्स 3 महीने का होता है, ये आर्मी के साथ होता है, इसके अंदर मुढ़ली शिक्षा, जो मैं पंजाबी में बात की, बेसिक का मतलब, कहते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक, मैं कहा मुढ़ली जानकारी। वो कहते ओके अच्छा मुढ़ली जानकारी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आर्मी अटैचमेंट कैंप हमारा लगा था, मेरे से दूसरी तरफ उन्होंने बात ही नहीं की, वो एनसीसी की पूछते रहे। मैंने कहा जी 3 महीने का कैंप, मैं कहा जी आर्मी का, हमारा आर्मी अटैचमेंट के कमाऊं रेजिमेंट के साथ फिरोजपुर बॉर्डर पे मैं का लगा, वो मैंने अटेंड किया। उन्होंने कहा कि अगर तू ये कैंप ही अटेंड करता रहा 3 महीने साल में, 1 साल में 3 महीने कहता है तू, मैंने वो अटेंड किया, 3 महीने का तूने वो कैंप कर दिया, तो पढ़ाई कब करता था? और इतने तूने ये सर्टिफिकेट के ये लगा रखे हैं जी, मैंने पोइट्री में बोला, मैंने ये उसमें बोला। चलो ये उन्होंने पूछा, फिर मैंने बताया, मैंने कहा जी मैंने 5.5 साल में बीए की। बड़े सारे बहुत खुश हुए, तो कहते अच्छा 5.5 साल कैसे की? मैं कहा सर प्रेप में मैं पहले साल ही फेल हो गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, और मुझे घर वालों ने भी बहुत गुस्से हुए, और मैं ऐसे फर्स्ट पहले प्रेप के अंदर ही मैं कहा जी बेस्ट एक्टर का मेरा अवार्ड आ गया था। मैंने सारा कुछ उनको दिखाया कि उसके बाद मैं कहता जी फिर फाइनल ये आधा साल कैसे हुआ? मैं कि जी लास्ट ईयर का मेरा आर्मी अटैचमेंट का जो आप बात कर रहे हो, मैं कहा मेरी सिलेक्शन रिपब्लिक डे परेड पे जो एनसीसी का होता है उसमें मेरी हो गई थी। मैं कहा सर दिसंबर में कैंप लगता है, मैं कहा उसमें सर मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी जो मेरी क्लियर नहीं हुई, और अप्रैल में जाके लास्ट में मैं क्या वो क्लियर हुई, और इसलिए वो आधा साल में कहा मैं 5.5 साल। कहते ओके, कहना फिर यार तनते रखना चाहिए। मुझे नहीं पता, फिर मेरे घर अपॉइंटमेंट लेटर आ गई थी बेदी साहब, और मैंने सर्विस भी की, एज ए इंस्पेक्टर शुरू की सर्विस, बहुत पूरा पंजाब भी घूमा। फिर बेदी साहब मैंने 4, 5, 6 साल सर्विस के बाद मेरी 13 मार्च 1985 को अपॉइंटमेंट हो गई थी, और नवंबर मार्च में मेरी शादी हो गई। अब शादी का भी बहुत आपको पूछेंगे, मुझे पता लग रहा है अब। तो उसके बाद मैंने 7 साल करने के बाद बेदी साहब विदाउट पे छुट्टी ले ली गवर्नमेंट से, कि कुछ थिएटर का या जो कीड़ा जो था, तो मैंने उसके अंदर केबल का भी काफी कुछ पत्रकारिता में आपकी जो सफर था वो उस दौरान आपने शुरू किया। तो वे साहब काफी वो चला। उसके बाद 5 साल से ज़्यादा फिर विदाउट पे शुरू नहीं ले सकते। जब वो पूरा पीक पे पहुंच गया तो घर के कुछ हालात, कुछ फाज साहब के कहने के बाद मैंने दोबारा सर्विस ज्वाइन की। दोबारा सर्विस ज्वाइन करने के बाद चलते चलते मुझे जो मेरी सिलेक्शन जो है पीसीएस कैडर में हो गई थी। फिर पीसीएस कैडर में भी सब बहुत किया। लास्ट में मैं राजपुरा से मेरी रिटायरमेंट हुई और मेरे पास अलग मैं एज ए पीसीएस ऑफिसर अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में भी रहा, मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में भी रहा, मैं जलंधर डिस्ट्रिक्ट में भी रहा, पटियाला डिवीज़न में भी रहा। अमित जो आजकल डिप्टी कमिश्नर हैं पटियाला के, उनके साथ मैंने बहुत काम किया और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट मुझे किया। और रोपड़ के अंदर तो वैसा मुझे काफ़ी अच्छे तजर्बे भी मिले, अलग अलग जगह बहुत बढ़िया। और मेरी जो रिटायरमेंट अभी पीछे 30 अप्रैल को होनी थी क्योंकि मेरी इलेक्शन में ड्यूटी थी। फिर 31 मई को मुझे 2019 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद अब ये काम चल रहा है। ठीक है वालिया साहब, आपकी नौकरी के बारे में तो हमने अपने दर्शकों को आपके थ्रू बता दिया, लेकिन आप नौकरी के दौरान जब पत्रकारिता में आए छुट्टी लेकर, और मैंने देखा है आपको बहुत करीब से, आप समाज सेवा के कामों में भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। वो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, आई डोनेट करने के लिए आपने बहुत से लोगों को प्रेरित किया, और हर तरह के जो सामाजिक काम है वो करते रहे हैं। और लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर आपको अप्रोच करते रहे। अगर किसी को कोई सामाजिक समस्या आती थी तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके परिवार का क्या योगदान रहा, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपको कुछ करना है, यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ करना है। बेदी साहब बहुत बढ़िया आपने बात की कि किसी भी अगर हम बात करें कोई भी
मैं ये तो नहीं कहता कि मैं लाइफ में कामयाब हूँ या कामयाब रहा, ये तो दुनिया ने, आप लोगों का ने देखा कि मेरी लाइफ क्या रही, खुली किताब रही मेरी लाइफ। और बेदी साहब, आपने परिवार के बारे पूछा। मेरे दादाजी सरदार बद्री सिंह अहलूवालिया, वो रेलवे के अंदर थे, रेलवे के अंदर उच्च पद पर थे और उनका काफ़ी नाम रहा अपने टाइम में। जो मुझे पता लगा, मेरे दादाजी सरदार बद्री सिंह, मेरे पड़दादा जी सरदार हीरा सिंह, मेरे पड़दादा जी के फादर का नाम सरदार जवाहर सिंह, उनके फादर का नाम सरदार प्रीति सिंह, उनका जो फादर थे, जो मेरे छठी वो पुश्त थी, वो सरदार प्रधान सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह के उसमें से सिपा सलार जो मर्जी कह लो, उनमें से निकल के हमारी वो है कि हम पटियाला और अम्बाला के ही शुरू से मूलवासी हम कह सकते हैं, यहाँ से हैं। और वे सब हम ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए कि मेरे फादर साहब और मेरे चाचा जी और 2 बुआ हैं, दोनों बुआ अपनी सेट हैं। वे सब एक जो आपने बात की, मेरे जो अगर मैं बात करूं, मेरे मदर जिनका नाम कैलाश कौर था, मेरे नानके कुराली जो रोपड़ के साथ पड़ता है, वहाँ कस्बा है। हाँ कस्बा है। और मेरे नाना जी सरदार सुरजन सिंह अहलूवालिया, जो सिंडिकेट की बसें चलती थी, अब भी चलती, लाल रंग की बसें जो चंडीगढ़ जाती हैं रोड पे, उनमें मेन करता धरता थे। और मेरे 5 मामे बहुत हाई फाई हैं, फैमिली रही। लेकिन एक पीड़ा जो मेरे अंदर, या जहाँ से एक मोड़ आता है लाइफ में मेरी, मैं 4th क्लास में था या 3rd में था, कुछ ऐसे ही था कि मेरे फादर मदर की किसी बात पीछे हो जाता है कि मेरे मामे आए और मेरी मदर को अपने साथ ले गए। उसके बाद डिस्प्यूट जैसे चलता है चला, और उसमें मैंने देखा कि मेरे फादर साहब सरदार जोगिंदर सिंह अहलूवालिया के कंधे इतने मजबूत थे कि उन्होंने अपने बच्चों को, हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि आपकी मदर या हमारी माँ कहाँ है। उन्होंने इस ढंग से हमारा पालन पोषण किया, हमारी दादी ने, मेरे फादर साहब ने पूरे परिवार का जुम्मा लेकर चले। लेकिन माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हाँ, उन्होंने नहीं होने दी उस वक्त जब मैं छोटा था। बेशक जो ऐसा यहाँ पे फिर क्योंकि मैं अपनी बुक में ये सारा कुछ लिख रहा हूँ और आपके संदर्भ से मैं अपने श्रोताओं तक ये बात लेकर आ रहा हूँ कि मुझे लगा जब मैं कॉलेज में गया कि भाई मेरी माँ भी है और फादर भी हैं, ये अलग अलग रहते हैं, इनको क्यों ना इकट्ठा देखा जाए। मेरे फादर साहब से डरते डरते, क्योंकि मेरे फादर साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, बात चित हुई पंडित रघुवीर शरण जी एडवोकेट अम्बाला के हुए हैं, वो उनका हमारे घर में बहुत आना जाना था। मेरे दादाजी के वो दोस्त थे, हम उनको भी दादाजी कहते थे, पंडित रघुवीर शरण को। रेलवे रोड पे उनका था, हमारा कलाला माजरी में घर था। तो एक दिन उन्होंने देखा, कहता मेरा घर का नाम बब्बू था, बब्बूगंज। कहते बब्बू क्या बात है, कैसे उदास बैठा है। मैं क्या जी, मैंने थोड़ी सी बात की। उन्होंने कहा मैं जोगिंदर से बात करूँ। चलो वो मुक्ति बात है कि लास्ट में जब हमने मदर फादर को इकट्ठा किया, बेदी साहब मैंने देखा एक तरफ फादर साहब बैठे हैं, एक तरफ मदर बैठी है, एक तरफ मेरे सिस्टर है, एक तरफ हम बैठे हैं। जो मदर और फादर के आंखों में जो उस वक्त आंसू थे, उनको हम पश्चाताप के आंसू भी कह सकते हैं, उनको हम खोई हुई यादों के आंसू भी कह सकते हैं। बहुत कुछ उसके अंदर दोनों की आंखों में हमने देखा, हमने भाई बहनों ने। तो उसके बाद जो बस ज़्यादा देर फिर वो नहीं रहे, और इस तरह ये थोड़ा सा वही मन में मेरे कई बार आता है, जब कई बार कोई आता है कि मेरी मदर ने ये किया या मेरे फादर ने ये किया, तो वो एक पीड़ा सी उठती है। अब इस दुनिया में दोनों स्वर्ग में है, मेरे फादर भी मदर भी, दोनों की डेथ हो चुकी है। और बेदी साहब, जो मेरे फादर साहब ने मरते हुए एक वसीयत की थी कि जायदाद तो सभी करते हैं, उन्होंने स्पेशल लिखा था कि मेरे मरण उपरांत मेरी दोनों आंखें डोनेट की जाएं। 1999 में मेरे फादर साहब की डेथ हुई, तो मिशन हॉस्पिटल में जब लास्ट स्टेज पे थे, वो उनको किडनी की प्रॉब्लम थी बेदी साहब। और जब डॉक्टर सुनील सादिक हैं, अब भी हैं, वो मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सुनील सादिक, जब उनसे बात की, डॉक्टर सुनील सादिक बड़े हैरान हुए। और मेरे फादर साहब अम्बाला में पहला ऐसा केस था,
आई डोनेशन का, जो मेरे पास हमने दोनों आंखें डोनेट की बेदी साहब। और जब आंखें डोनेट हो जाती हैं उसके बाद वह डॉक्टर बताते नहीं कि किसको लगी है किसको नहीं। ये भी एक कुदरत का करिश्मा आप कह लो कि मेरे फादर की आंखें जिसको लगी हैं मैं बताना ठीक नहीं समझता। मुझे जब पता लगा, वो भी तब पता लगा, एक शख्स हमारे घर गन्ने और साग लेकर आया। एक बार गन्ने लेके आया, मैं देखूं बुजुर्ग सा आदमी था, आके ये बच्चों के लिए है। मैं कभी मैं तो तुझे जानता नहीं। तो उसने बताया कि किसी तरह उसको पता लगा कि भाई ऐसे आपके फादर साहब ने आंखें डोनेट की थी, एक आंख मुझे लगी थी। तो बेदी साहब जब मैंने उसको दोबारा उसकी तरफ आंख उठा के देखा, मुझे ही लगा कि सरदार जोगिंदर सिंह जी मेरे फादर मुझे देख रहे हैं, उसकी आंख में से मुझे लगा। मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस में मेरे साथ कई बार लाइफ में हुए। और अगर हम बात करें ब्लड डोनेशन की, बेदी साहब मैंने 112 बार आज तक की डेट में मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। पीजीआई के अंदर मेरी फ़ोटो लगी हुई है और स्टार डोनर का मुझे कार्ड मिला हुआ है। और कई बार परमात्मा बेदी साहब क्या करवाता है कि मैं स्कूल यानी कॉलेज टाइम में था, BA पार्ट 1 में, यहाँ पे कुलवंत सिंह जी जो थे, सरदार कुलवंत सिंह, वो अम्बाला के कमिश्नर रहे। उनकी जो मिसेज थे वो रेड क्रॉस सोसाइटी में काफ़ी काम किया करते थे। मेरे फादर साहब का कुलवंत सिंह जी के साथ रिलेशन थे। तो फर्स्ट टाइम जब वो आए कि तजिंदर तू कैसे घूम रहा है, उनकी मिसेज जैन कॉलेज में था, मैं भी चला गया हॉल में जब ब्लड डोनेट करना था। मैं पटका बांधता था, कुछ लोग मुझे कॉलेज में बेदी भी कहते थे क्रिकेट खेलने की वजह से। तो डीपी ने कहा वो बेदी साहब तुम्हें सरदार जी बुला रहे हैं, बेदी तुझे सरदार जी बुला ना, मैडम बुला रहे हैं। मैं गया, जाके गोडे हाथ लगाए, कहते तू ब्लड डोनेट करना है? मैं अगे हाँ ना, मैं क्या हाँ जी मैं भी आया। तो उन्होंने कहा चल मैं तेरे नाल फोटो खिंचावांगी। फर्स्ट टाइम मैंने, जब मैं BA पार्ट 1 में था, और मुझे डेट भी आज तक याद है, अक्टूबर का महीना था, 13 अक्टूबर को मैंने वो ब्लड डोनेट किया था। और मैडम कुलवंत कौर ने मेरे साथ, मैंने उनके साथ फ़ोटो खिंचाई थी, उन्होंने बैल लवाया था। और मुनीलाल जैन उस वक्त प्रिंसिपल थे जैन कॉलेज के। उसके बाद मई में उनकी डेथ हो गई थी, मुनीलाल जैन जी की। तो बेदी साहब उसके बाद चलो ऐसा आया कि मुझे जैसे ब्लड डोनेशन का, फिर सेवियर्स क्लब है अम्बाला का, राजेंद्र गर्ग, और यहाँ पे केनरा बैंक के एक मैनेजर थे, उनके साथ हमने शुरू किया था, बहुत चलता रहा। उसका बेदी साहब लास्ट में मैं आपको बताऊं कि मेरी मैरिज 1985 में जब हुई, मैंने मिसेज से बात की, तो पहले तो रेगुलर मैं ब्लड डोनेट करता था, 3 महीने बाद या साल में 3 बार भी मैंने ब्लड डोनेट किया। एक तो मैं करता था अपने बर्थडे पे, और 2 बार जैसे कोई ऐसा हो गया इमरजेंसी में भी। बेदी साहब इमरजेंसी में मैंने जैसे ब्लड डोनेट किए, 2-3 फैमिली ऐसी हैं जिनके साथ मेरे ऐसे रिलेशन बने, शायद मेरे अपने कई रिश्तेदारों से भी मेरे उससे रिलेशन ना हो जो उन फैमिलीज़ के साथ हैं जहां मैंने ब्लड डोनेट किया। एक ऐसी फैमिली है, किसी लेडीज़ के प्रेगनेंसी थी, बच्चा होना था, वहाँ मैंने ब्लड डोनेट किया। तो वो मुझे अब भी मामा की तरह ही डील करते हैं। मेरा उन्होंने जैसे उनके बच्चों के आगे मैरिज हुई तो उनका मेरी मिलनी तक वो लोग करवाते हैं। ऐसा कई बार रिश्ते बन जाते हैं बेदी साहब। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वालिया साहब की जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है, इसे हम एक इंटरव्यू में नहीं दिखा सकते। और मैं बताना चाहूँगा वालिया साहब अपनी इस पूरी लाइफ के बारे में एक जीवनी लिख रहे हैं, अपनी बायोग्राफी जिसको बोलते हैं। और मैं उस बायोग्राफी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही इनकी वो बुक बायोग्राफी जो है वो आएगी मार्केट में, और उस बायोग्राफी से लोग बहुत प्रेरित होंगे और समाज सेवा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी। वालिया साहब, बायोग्राफी तो आप लिख रहे हैं जी, लेकिन आप इससे पहले भी कई किताबें लिख चुके हैं। नहीं बिल्कुल ठीक। और उन किताबों में जो सबसे अहम योगदान मुझे वालिया साहब का लगता है, वो योगदान है इन्होंने जो किताब लिखी थी अम्बाला का इतिहास, अम्बाला की हिस्ट्री। आदमी जिस जमीन पे पैदा होता है, मातृभूमि पे या उसको कहते हैं, उससे उसका कुछ लगाव होता है। और मैंने आपका जो लगाव है अम्बाला के प्रति बहुत देखा है।
तो जो हिस्ट्री अम्बाला की लिखने की आपको प्रेरणा कैसे मिली, और इसके बाद का जो सफ़र है, उसके बाद कौन कौन सी किताबें आपकी हिस्ट्री के ऊपर आई, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बेदी साहब, बहुत आपने एक और दुखती नब्ज पे हाथ रखा है आज। ये बात मैं अपने दर्शकों तक, शायद मैं पहली बार ये बात कर रहा हूँ। मुझे ये था कि मैं अपनी बायोग्राफी में ये चीज़ दूंगा, अपना अम्बाला, मेरा अम्बाला। आपने क्या कहा कि हिस्ट्री ऑफ अम्बाला या अम्बाला का इतिहास पे कैसे किताब लिखी, इसके पीछे भी एक बहुत मार्मिक सी, एक दिल को छूने वाली बात है। मैंने जैसे बताया कि मेरे मदर और फादर सेपरेट रहते थे, हम दादी के पास ही मैं बड़ा हुआ, अपना उंगली पकड़ के उनकी चलना सीखा दादी की। जब माँ की बात आती थी तो हमारे सब कंबाइंड फैमिली है। मेरी दादी जो थी वो राजस्थान के थे, आलूवालिया परिवार में, धौलपुर के थे वो। तो हमारी दादाजी के एक ब्रदर थे, जो उनकी मिसेज थी, हमारे दादाजी के ब्रदर की भी डेथ हो गई थी। हम उनको, हमारे दादाजी उनको भाभी कहते थे, हम सारे ही मोहल्ला ही उनको भाभी कहता था। उनके साथ उन्होंने भी बहुत, मेरी शुरू में जैसे ग्रोइंग में उनका बहुत बड़ा, मेरी दोनों दादियों का हाथ रहा। तो जब मैं माँ की कई बार बात चलती थी, वो हमारे बासड़े या ये त्यौहार माता के रीति रिवाज थे, वो कहते आज तेरी माँ का त्यौहार है। तो वो माँ अंबिका की जो बात, हमारे मत्था टेकने जाते थे, जैसे रामनवमी के पहले 8 कंजकें जमाते थे, तो वो मुझे ये सिखाते थे कि तेरी माँ का त्यौहार। वो मेरे दिमाग में बचपना था कि वो माँ अंबिका ही, मुझे ये लगा ये भी मेरी माँ है। तो उस अंबिका माँ के ऊपर मैंने ये शुरू की थी, और वहीं मत्था टेक के फिर जब मैंने ज्यों क्योंकि खालसा स्कूल में पढ़ा था, वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास के बारे, उस वक्त मुझे वो होता था कि भाई मैं इन पे कुछ लिखूं। तो बेदी साहब, मैंने शुरू तो किया था लिखना धार्मिक, उसके ऊपर ये बुक का। उसके बाद आप जैसे सज्जन मित्र, जैसे अम्बाला में दलजीत सिंह पूनिया सीनियर एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अपना जसमेर चंद एडवोकेट हैं। ये दो फैमिलीज में जैसे प्यार शुरू से ही, बहुत पुराना इनसे प्यार है। इनसे बात होनी कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जेपी मेहता जी, ये भी उस वक्त फील्ड में आ चुके थे, जेपी मेहता जी, इनसे बात हुई। उस वक्त आप भी कांटेक्ट में थे, आप थिएटर के साथ ग्रुप में थे हमारे साथ, आपने भी बहुत काम किया। चलो बेदी साहब, उन्होंने कहा, पूनिया जी ने खास तौर पे, कि वालिया जी आप ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हो, इसको आप पूरे अम्बाला में का लिखो, सिर्फ धार्मिक संस्थाओं तक ना रखो। तो फिर ऐसा वालिया जी, बेदी साहब आप हैरान होंगे, जब मैं अम्बाला की हिस्ट्री लिख रहा था तो मेरे फादर साहब उस वक्त जिंदा थे जब ये बुक लिखनी शुरू की थी। और ये बुक बेदी साहब 5.5 साल लगे थे मुझे इस बुक को, पूरी हिस्ट्री ऑफ अम्बाला, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी में है मेरी बुक, ये लिखने में। और बेदी साहब, उसके अंदर जो आज के गृह मंत्री हैं हमारे हरियाणा के, अनिल विज जी, ये उस वक्त एमएलए थे, एमएलए का ये इलेक्शन लड़े थे। इनसे भी मैं मिला, इन्होंने भी बहुत, इन्होंने कहा वालिया जी 1857 की आप बात, 1857 की क्रांति की उनके साथ बैठकर डिस्कशन हुई थी। तो मैंने कहा कि सर ये 1857 की क्रांति है, आपके कैंट से शुरू हुई, इसके बारे। तो चलो कुछ मैंने बताया, कुछ उन्होंने गाइड किया। तो 2002 के अंदर उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन उठाया था कि वे 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई थी। वो सारा कुछ मैंने फिर लिखा। उसके बाद बेदी साहब, राज सिंह अम्बाला के एक, वो पहले हमारे साथ वो पत्रकारिता में भी कुछ देर, राज सिंह कोछड़, जो मैडम सुषमा स्वराज के करीबी, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई, और ये हुआ कि भाई ये आर्काइव्स डिपार्टमेंट से 1857 के बारे या अम्बाला की और पुरातन इतिहास के बारे रिकॉर्ड जो है मिल सकता है। तो सुषमा स्वराज जी उस वक्त एमपी थी, तो सुषमा स्वराज जी से राज सिंह ने मेरा कांटेक्ट करवाया था, क्योंकि जिसने जो बीच की कड़ी हो उसका नाम लेना जरूरी है पहले। फिर सुषमा के साथ तो ऐसे कीर्ति प्रसाद जैन जी अम्बाला में यहाँ हुए हैं, भाजपा के नेता, उनके साथ मुझे कई बार दिल्ली जाने का मौका मिला सुषमा स्वराज जी से मिलने का। तो सुषमा स्वराज ने बेदी साहब मेरा पास बनवा दिया था आर्काइव्स डिपार्टमेंट का। जो मैंने, आपने बात की ना पत्रकारिता की, इतनी देर जो मैं बीच में काम करता रहा, मैं बेला नहीं बैठा, कुछ ना कुछ क्रिएशन का मैं काम कार्य करता रहा।
तो उसके अंदर सुषमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है 1857 की और अम्बाला की हिस्ट्री को खोजने का जो मैंने कार्य किया। और फिर पंचकुला के अंदर आर्काइव डिपार्टमेंट था, वहाँ के चक्कर लगे बेसब। इसमें मैंने तन मन और धन तीनों चीज़ें लगाई हैं आप खोज कार्य के ऊपर, और किसी से ना सरकार से ना किसी से इसमें एक नए पैसे की मैंने ना ली, और परमात्मा ना में भी आगे का पता नहीं। तो वैसा वो किताब पूरी हुई थी, और वो किताब जब पूरी हो गई तो ये हमारा जो यार दोस्त है आरपी सिंह अहलूवालिया जो आजकल चंडीगढ़ हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के मिस्टर सुभाष आंडा एडवोकेट जो हैं, ये हमारे सारा ग्रुप बैठा के भाई बहुत बढ़िया वालिया तूने बुक तैयार की है, इसको फिर रिलीज़ कराना है। तो नीलमा शांगला जी जॉइंट रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट में। उनकी क्योंकि बात चल रही है बीच में, बात जरूरी है ये करनी। नीलमा शांगला जी की जो फैमिली है वो फ्रीडम फाइटरों की फैमिली है, वो सेशन जज हैं अम्बाला में। और उनके जो फादर थे मिस्टर शांगला, वो जैन कॉलेज में 1942 में पढ़ा करते थे। तो उन्होंने वहाँ पे जैक जो झंडा लगा हुआ था उसे उतार के तिरंगा झंडा लगाया था नीलमा शांगला के फादर साहब ने, जो मैंने अपनी बुक्स के अंदर दे रखा है। उसका जिक्र उनको 3 महीने की सजा भी हुई थी, तो ये दूसरी तरह की बात है। तो हमने डिसाइड किया, तो चीफ जस्टिस थे उस वक्त विनोद कुमार राय, जो आप बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, BK राय हिस्टोरियन रहे हैं आप, उन्होंने भी बहुत लॉ के ऊपर बहुत काम किया है। तो बेदी साहब उनके साथ बात हुई नीलमा शांगला जी ने की कि इस तरह, चलो मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जल्दी कोई इस तरह के प्राइवेट फंक्शन में चीफ जस्टिस नहीं आते। तो उन्होंने ये देख के कहते भी, वो बिहार के थे पटना के, तो गुरु गोविंद सिंह जी का उन्होंने जिक्र किया कि वो तो वहाँ के रहे हैं। तो उनको बताया, पता था उनको कि भाई यहाँ पे चिड़ियों से बाज लड़ाऊं गुरुद्वारा साहब है। वो कहता मिस्टर वालिया, उन्होंने जो मुझे कहा कि एक तो बहुत बढ़िया आपने बुक लिखा है। उन्होंने 15 दिन किताब अपने पास रखी, सारी रीड किया, जो उसका खाका था उसको तैयार किया, हाँ कि आऊँ या ना आऊँ। तो 1 महीने के बाद उन्होंने अपनी यस दी, और उसमें उन्होंने अपने कम्प्लीमेंट्स कमेंट्स भी दिए हैं सारे बुक में। परफेस उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा उस बुक का। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि तजिंदर मैं बुक का करने तब आऊँगा कि पूनिया साहब थे मेरे साथ, नीलमा शांगला जी थे, और एडवोकेट कई थे, आरपी सिंह वालिया एडवोकेट थे, कि एक तो आप, मैंने क्या कराना था, कराने वाला तो ऊपर वाला होता है, कि अंबिका देवी माँ का आपने जिक्र किया है, ये आप हमें दिखाएंगे, और एक आप हमें वो गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराएंगे जहाँ पे चिड़ियों से बाज चढ़ाया गया है। तो मैंने हाथ जोड़ के मैं कहा जी आप ही सब कुछ हो, चलो मैं भी, कि उन्होंने उस बुक का उद्घाटन अम्बाला आके मेरी बुक का उद्घाटन किया था। पहले ये चला के चंडीगढ़ ही कर देते हैं, लेकिन फिर उनके मन में पता नहीं क्या आया, कहते आप फंक्शन करो, मैं अम्बाला आऊँगा। अम्बाला आके उन्होंने बेदी साहब, उसके अंदर शायद एक वो भी इतिहास का पन्ना है अम्बाले का, पूरे नाम लिखे हुए हैं, लिस्टें हैं मेरे पास, सारा ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं कोई गपोड़ या गप नहीं सुना रहा आपको। 52 IAS और IPS ऑफिसर उस फंक्शन के अंदर थे, और उसके अंदर जुडिशरी के कम से कम 22 लोग जुडिशरी के उसके अंदर, और उसके अंदर शायद आप भी उस फंक्शन में थे। और उस फंक्शन के अंदर हमने कई डिग्निटीज़ को उस फंक्शन में सम्मानित भी किया था, और बहुत अच्छा फंक्शन रहा। और चलो वो ये तो हुई हिस्ट्री ऑफ अम्बाला की बात। उसके बाद बेदी साहब मैंने 1857 पे अलग वर्क किया सारा, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि 1857 की क्रांति अम्बाला से शुरू हुई। हमारे उस वक्त हुड्डा साहब CM थे हरियाणा के, उन्होंने तो किताबों में लगाने की बात कर दी थी हुड्डा साहब ने तो, और वार मेमोरियल जो बन रहा है अनिल विज जी के प्रयासों से 220 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल लेवल का स्मारक बनाया जा रहा है, बिल्कुल अम्बाला छावनी। वो उसमें मैं यही कहूँगा कि करण करावन अपने आप परमात्मा प्रभु करता है, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि शायद उसमें तिनक भर मेरा भी योगदान रहा है। तिनक भर योगदान नहीं, आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मुझे याद है जब आपने जो 1857 पे बुक लिखी थी,
हरियाणा द टार्च बियरर ऑफ 1857, जी। उसका विमोचन किंगफिशर में हुआ था। हाँ। और वो एक ऐसा फंक्शन था जिसमें कुमारी शैलजा जो उस समय की इस सेंटर में मंत्री थी, वो हाँ। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी, और अनिल विज जी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे वहां पे शामिल हुए थे। और ये जो स्मारक बनाए जाने की बात थी, ये उस फंक्शन में ही शुरू हुई थी। तो आज जो है गृह मंत्री को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने उस स्मारक को एक इतने बड़े लेवल का जो एक स्मारक है अंबाला में बनाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में वो बनकर तैयार होगा। और उसमें जहां अनिल विज जी का योगदान रहेगा, उसमें तेजिंदर वालिया का भी जो है वो अहम योगदान है कि अंबाला में इस लेवल का एक जो है स्मारक बन रहा है। बेदी साहब, चलो ये तो भविष्य की गर्व की बात है कि लोग याद रखते हैं नहीं रखते। चलो मैं ये तो आपकी जड़ों बड़प्पन है, आपने बात की। एक और बेदी साहब मेरी जो बुक जिसके अंदर मैं अगर जिक्र उनका ना करूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। सतीश जैन अंबाला बार एसोसिएशन के 7-8 बार वो प्रेसिडेंट रहे, 7 बार प्रधान रहे हैं, और वो एक रिकॉर्ड है। हाँ, और किरण बाला जैन उनके मिसेज हैं। बेसब जैसे मैंने 2-3 ये बुक्स पहले लिखी, 9 अबाउट अंबाला भी उसमें लिखी। उसमें किरण आंगरा जो MDSD की प्रिंसिपल हैं, और उस वक्त यहाँ रामनिवास जी डिप्टी कमिश्नर थे जिनकी पीछे डेथ हुई है, और महेंद्र कुमार जी जो डिप्टी कमिश्नर थे, उनका भी उसमें बड़ा योगदान रहा। तो ऐसी बुक्स जो मैं बात कर रहा था वो तो चलो इंटेक की तरफ से हमने बहुत कार्य किया। एक मैंने जो बुक लिखी सतीश जैन जी के कहने पे, वो अब स्वर्गों में है, उनका बेटा मिस्टर जैन जो प्रेसिडेंट हैं, एडवोकेट रोहित जैन, उनसे बात हुई थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे या जो अंबाला का जो सेशन जज अंबाला में कैसे बैठा, जुडिशरी के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वालिया इस पे काम करो। तो बेदी साहब वही बात कि मैं इस पे लग गया, इस पे शुरू हो गए। तो वो बुक भी बहुत, मैं उसके अंदर हरियाणा के आर्काइव्स डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे मिला कि जो मैं जैसे चाहता रहा। मिस्टर मलिक थे, मिस्टर मान थे, उनके लाजवंती मान डायरेक्टर थे वो आपके आर्काइव्स डिपार्टमेंट के। बिल साहब एक नाम मैं और इसमें ऐड करूंगा, 1857 वाली किताब के अंदर मिस्टर गिल जो अंबाला में 1965 में डिप्टी कमिश्नर थे, MS गिल जो जलंधर से, जो इंडिया की खेल मंत्री भी थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। बिल साहब उनका मेरे फाज के साथ बहुत अच्छा संबंध थे। सतीश जैन जी मेरे फाज साहब, एक तेजिंदर बिजली वाले हुआ करते थे, ये थे एक इनका ग्रुप था, ग्रुप के आगे वो डिप्टी कमिश्नर थे, ये यहाँ पे काम करते थे उनके साथ। तो जब उनको पता लगा कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं दिल्ली उनसे मिलने गया, जब सुषमा स्वराज से भी मिले, शैलजा जी से मिले, तो शैलजा जी ने मेरे ख्याल उसमें आप थे, मेरे साथ आप साथ थे। तो हम गिल साहब से मिले, वो बड़े पहले तो दूसरी तरह चलो मिले। जब उनको पता लगा अंबाला से, तो उन्होंने बताया कि कहाँ किसके बेटे हो, मैंने बताया। तो बेद साहब आपके सामने वो खड़े होकर उन्होंने जफ्फी में मुझे ले लिया था कि यार तेरी शक्ल तो मिलती सी, बड़ी, वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं। चलो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की इन द सेंस कि कहीं आना है, कहीं जाना है, कि मुझे पर्ची के भाई वहाँ फ़ोन कर दिया कि डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर अवेलेबल हैं तो उनको फ़ोटो स्टेट कराने की भी बहुत दिक्कत होती थी। उस वक्त मशीनें कहाँ थी फ़ोटो स्टेट। आपने भी अपनी किताबों में गिल साहब की जो है वो जो संदेश हैं उनके शुभकामना लगे हुए हैं, वो मैंने लगे हुए देखे। तो बेद साहब वो एक जो बुक अभी पीछे से रिलीज हुई है मेरी, वो है हिस्टोरिकल सागा ऑफ स्विस सतलुज स्टेट। स्विस सतलुज स्टेट जो थी ये होशियारपुर से लेके, शिमला से लेके, और इधर करनाल, हिसार और यमुनानगर, सहारनपुर तक जो एरिया बनता था, इसे स्विस सतलुज स्टेट कहते थे। कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बात करूं। उसके अंदर मैंने वो जो सपना सतीश जैन जी का था कि यार मैं चाहता हूँ ये इस पे वर्क हो, तो बेदी साहब उसके अंदर मैंने पूरा अंबाला का, अंबाला डिवीजन कैसे बना, अंबाले में कौन से अंग्रेजों के टाइम क्या कार्य हुआ, ये आपकी
लाइब्रेरी की हम बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी, विक्टोरिया कब अम्बाला में आई, उसके रहने का ये महल बनाया गया था। इस तरह अम्बाला में कब सेशन जज सबसे पहले बैठे, कौन कौन थे, अम्बाला में डिप्टी कमिश्नर कौन था, अम्बाला में अंबिका देवी के मंदिर का क्या इतिहास रहा, अम्बाला का जो प्रशासनिक और हाँ, जुडिशरी सारा से उसके अंदर उस बुक में। रिलेटेड था, वो सारा उस किताब में। जी जी, वो सब ऐसे ये चल रहा है। ठीक है वालिया साहब, ये तो बात हुई आपकी जो बुक्स आई हैं हिस्ट्री पे। जी। अब मैं थोड़ा सा फिर परिवार की तरफ हाँ जी, जी। जाना चाहता हूँ। आपने बताया कि आपकी शादी जैसे ही आपकी नौकरी लगी हो गई और उसके बाद आपका ये जो सफर है ये बड़ा अचीवमेंट्स वाला है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी अर्धांगिनी का इसमें क्या योगदान रहा, और उसके ऊपर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें और हमारे दर्शकों को बताएं। बेदी साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात की कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे, मैं अपने आप को कामयाब तो अभी नहीं समझता, बहुत कुछ पड़ा है लाइफ के अंदर। वालिया साहब, आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो कम नहीं है कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे या काम करने वाले आदमी के पीछे उसकी घरवाली का, उसकी अर्धांगिनी का पूरा हाथ होता है। अगर ये हाथ ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। बेदी साहब, आप हैरान होंगे कि मेरी जो शादी हुई वो लव कम अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी की भी बहुत चर्चा हो तरह की, कुछ थोड़े से उसके बारे में किस्सा जो है हमारे दर्शकों को बताएं। बेदी साहब, ऐसा है कि मेरे रिश्तेदार ये चाहते थे कि मेरी शादी जैसे हमारे कलालों में, आलू वालियों में, जट्टों में चलता है, बिरादरी में हो, उसके इतने किले हैं जी, उसकी इतनी जमीन है जी। मेरे कई रिश्तेदार रिश्ता भी लेके आए, आपको हैरानी होगी, मेरे नानके वाले भी रिश्ता लेके आए कि भाई ऐसे मेरे आखिर में मैंने अपने फादर साहब को कहा कि जी मैं ऐसा है, कोई लड़की मैंने देख रखी है, अगर आप ठीक समझे तो मैं उससे कर लो। तो फादर साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने मेरे सारे रिश्तेदारों को कहा कि भाई मैं भुगत चुका हूँ, मेरा बेटा जहाँ कहेगा मैं वहीं शादी करूँगा। तो बेदी साहब, शॉर्ट में मैं बात करूँ कि जब मैंने शादी की तो मेरी मिसेज दपिंदर वालिया जो हैं वो उस वक्त बीकॉम पार्ट 1 में थी, ओनली बीकॉम पार्ट 1 में जैन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट थी। चलो देखा, बातचीत हुई हमारी, हमने अपने घर बताया, उन्होंने अपने घर बताया, हमारी अरेंज मैरिज हो गई। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मेरी मैरिज में मैंने या मेरे फादर ने एक भी किसी तरह का दहेज नहीं लिया था। बारात गई, खाना खाया और सिर्फ यही था। और उसके बाद मेरे भी 2 बेटे हुए हैं, मैंने भी दोनों की शादी की, अम्बाला में देखा सभी ने, लेकिन जो मेरे पे बन पाया मैंने दोनों बेटों की शादी अपने हिसाब से की और किसी भी तरह का बर्डन मैंने अपने संबंधियों पे नहीं डाला। बहुत बढ़िया ये। और मैं मिसेज की बात कर रहा थे आप, तो वो बीकॉम पार्ट 1 में थे। उसके बाद उसने बीकॉम क्लियर की शादी के बाद क्योंकि वो पढ़ने लगी तो मुझे भी भाई ये पढ़ रही है बेटा, मैं क्या करूं, मैं किताबों की तरफ लिखने में खोज कार्यों में। तो बेदी साहब, आज की डेट में उन्होंने, उसके बाद मेरी मिसेज ने एमए पोल साइंस की, एमए हिस्ट्री की, और उसके बाद एमए हिंदी की, एमए इंग्लिश की, एमए एजुकेशन में की, 5 एमए उसने की। और उसके साथ साथ उन्होंने बीएड की, एमएड की, और उसके बाद डॉक्टरेट उन्होंने, पीएचडी उन्होंने की। और शुरू में जब वो सर्विस उन्होंने शुरू की, एक किस्म की मैं कह दूं कि मेरे फादर साहब उस वक्त थे, जिंदा थे। केपीए के स्कूल है हमारे साथ ही, वहाँ पे प्रिंसिपल रूप आलू वालिया प्रिंसिपल थे। एक दिन फादर साहब से वो मिले कि भाई जोगिंदर बिटिया की कर रही है, कहे उस तरह उन्हें एमए हिस्ट्री करिए, ये करिए। वो कहते फिर स्कूल क्यों नहीं भेज देते, घर क्यों बिठाई हुई है, जिस तरह गली पड़ोस में कह देते हैं। तो चलो कि मेरी मिसेज गए, हिस्ट्री के 2 पीरियड लेने के लिए शुरू किया केपीए से, और 750 रुपये महीना पे। उसके बाद बेदी साहब उनकी केपीए के बाद पीकेआर जैन स्कूल में, पीकेआर जैन पब्लिक स्कूल में, पीआरटी में उनकी सिलेक्शन हुई। पीआरटी उन्होंने वहाँ काफ़ी देर किया। उसके बाद उनकी एचओडी रिवर साइड डीएवी में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई।
उसके बाद उनकी अपॉइंटमेंट डीएवी राम प्रसाद डीएवी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल हो गई, और उनको प्रिंसिपल के बतौर प्रिंसिपल कार्य करते करते 10 साल उनको भी वहाँ पे। अभी एट प्रेजेंट वो वहीं प्रिंसिपल। थोड़ा अपने बेटों के बारे में भी बता दें इन शॉर्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई पहलू जो है वो अनछुआ ना रह जाए। ठीक बेदी साहब, मेरे उस परमात्मा की दया से 2 मेरे पास बेटे हैं, और बड़े बेटा तरुणप्रीत सिंह आलूवालिया, जो आज की डेट में ग्लोबल हेड है अमेरिकन बेस्ड कंपनी में, और उसकी जो मैरिज है बेदी साहब, वो हैदराबाद, लड़की हैदराबाद की हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, बहुत अच्छी फैमिली है, और वो भी सीए है लड़की। दोनों बच्चे अपना सेट हैं। छोटे वाला बेटा मनहर आलूवालिया, मनहर वो इंश्योरेंस कंपनी में जनरल मैनेजर है, आज की डेट में गुरुग्राम है। उसकी जो मिसेज है मेरी छोटी बेटी, मैं कभी उनको बेटियां ही बोलता हूँ, मैंने कभी उनको कभी भी बात नहीं की उनसे, बेटी कह के बुलाता हूँ। छोटे वाली मेरी बेटी जो PKR जैन स्कूल में केमिस्ट्री की लेक्चरर है। बेदी साहब, यहाँ मैं अपने बच्चों के, दोनों बेटों के बारे में थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा। मेरा जो बड़ा बेटा है तरुणप्रीत आलूवालिया, बेदी साहब, उसने यहाँ अम्बाला कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर से उसने BTech किया था बायो के अंदर, बायोटेक्निकल के अंदर। उसके बाद वो बच्चा, उसकी प्लेसमेंट साथ ही हो गई थी यूनिवर्सिटी में से, और वो स्टूडेंट रहा फिर बाद में IIM अहमदाबाद का, और उसके बाद सर्विस के बाद वो अमेरिका चला गया, और वहाँ पे उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंदर भी उसने अपनी स्टडी पूरी की, और अब बहुत बढ़िया चल रहा है अपना, बहुत अच्छी जॉब में वो लगा हुआ है। और छोटे वाला बेटा जिसकी हम बात कर रहे थे, मनहरप्रीत, उसने IBS यूनिवर्सिटी हैदराबाद से MBA की डिग्री उसने ली, और वो भी जैसा मैंने बताया सर्विस में। ये परिवार है मेरा। छोटा ब्रदर केबल का वो काम कमलजीत वालिया उधर देखता है। आपने अपने पूरे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में एक मुकाम हासिल किया, जिसको कहते हैं कि शिखर तक आप पहुंचे। जिस भी फील्ड में आप गए, समाज सेवा का फील्ड हो, पत्रकारिता का फील्ड हो, रंगमंच का फील्ड हो, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आपकी अचीवमेंट्स कोई कम करके आंक सकता है। अगर आपने हिस्ट्री के ऊपर काम किया, इतिहास के ऊपर काम किया, तो उसमें भी आपने ऊंचाइयां छुई हैं। और मैं अब जानना चाहता हूं कि ये जो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल आपने शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ये हमारा दूसरी इनिंग है, सेकंड इनिंग है। एक इनिंग हम खेल चुके जब हम नौकरी से रिटायर हुए, और ये दूसरी इनिंग है। और इस इनिंग के बारे में आपने कैसे सोचा, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को आपके मुखारबिन से ही बताएंगे, लेकिन हमारे कैमरामैन एक छोटे से ब्रेक का इशारा कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम तजिंदर सिंह वालिया के ये जो दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का सफ़र है, इसके बारे में बात करेंगे।